हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, हेडेक है, तो मैं इतनी लंबी वीडियो बना नहीं पाऊँगी, ठीक है। कल से हम कंटिन्यू करेंगे जैसे हम डेली करते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन। आज हम सिर्फ हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्यंक वंश का संस्थापक कौन है? ठीक है या था, ठीक है। ऑप्शन है बृहद्रथ, बिंबिसार या अजातशत्रु या शिशुनाग, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो बिंबिसार इसका संस्थापक होता है हर्यंक वंश का, ठीक है। और इस हर्यंक वंश की टाइमिंग क्या है? तो स्थापना कब की थी? तो ये की थी 544 BC में, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अच्छा, बिंबिसार को बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों में श्रेणिक कहा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, श्रेणिक किसे कहा गया है? तो ये बिंबिसार को बोला गया है बौद्ध और जैन ग्रंथों में, ठीक है। अच्छा, इसने जो बिंबिसार होता है, इसने मगध की राजधानी किसे बनाया था? तो इसने बनाया था राजगृह को। राजगृह को और गिरिब्रज भी बोला जाता है, ठीक है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो राजगृह को राजधानी बनाया था। अच्छा, जो बिंबिसार होता है ये महात्मा बुद्ध का समकालीन होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका बिंबिसार का एक वैद्य होता है, राजवैद्य, ठीक है, उसका नाम होता है जीवक। बिंबिसार इसको भेजता है अवंती, ठीक है। अवंती एक महाजनपद है, ठीक है। तो वो अवंती भेजता है। वहाँ का जो राजा होता है चंडप्रद्योत, ठीक है। कौन होता है? चंडप्रद्योत। वो बीमार होता है, ठीक है, तो उसका इलाज करने के लिए भेजता है। उसको पीलिया होता है, ठीक है, पीलिया से ग्रस्त था। उसका इलाज करने के लिए बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवक को अवंती भेजता है, ठीक है। अच्छा, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? यहाँ पे मैंने लिखा है अजातशत्रु, ठीक है। तो बिंबिसार का बेटा होता है अजातशत्रु, और अजातशत्रु ही बिंबिसार की हत्या करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बिंबिसार के बारे में जो भी मेन था वो मैंने सारा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, पितृहंता वंश किसे कहा जाता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो पितृहंता वंश बोला जाता है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं, ठीक है। तो इसका होगा हर्यंक वंश, ठीक है। जो हर्यंक वंश होता है, ठीक है, जिसके बारे में अभी डिस्कस किया कि बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो जो हर्यंक वंश है इसको ही पितृहंता वंश बोला जाता है। अच्छा, पितृहंता क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस वंश में जो बेटा है वो अपने पिता की हत्या करता है, ठीक है। जैसे अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, ठीक है। और अजातशत्रु का बेटा होता है उदयन, उदयन, ठीक है। जो उदयन होता है, ये उदयन जो होता है वो अजातशत्रु की हत्या करता है, ठीक है। और बाद में उदयन का एक महामंत्री होता है, ठीक है, उसका नाम है शिशुनाग। तो शिशुनाग उदयन की हत्या करता है। ये इसका बेटा तो नहीं होता, बट इसका महामंत्री होता है, ठीक है। तो अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करता है और उदयन अजातशत्रु की हत्या करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसी वंश का नाम पितृहंता वंश पड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, ऑप्शन है धनानंद, महापद्म नंद या बिंदुसार या फिर अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महापद्म नंद, ठीक है। और महापद्म नंद जो था वो प्रथम शूद्र शासक था। अच्छा, इसको शूद्र शासक किसने बोला है या इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये भी बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलती है, ठीक है। अच्छा, महापद्म नंद ने एक इम्पॉर्टेंट काम किया था जो कलिंग था, ठीक है। कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। तो कलिंग में इसने नहरें बनवाई थी, नहरों का निर्माण करवाया था, ठीक है।
नहरें बनवाई, ठीक है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, किसने नहरें बनवाई? तो जो हाथी गुफा अभिलेख है, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। अच्छा, हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखवाया था, ठीक है, या किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था, ठीक है, हाथी गुफा, ठीक है, अभिलेख। तो ये बनवाया था, किसने बनवाया था? ये तो ये बनवाया था खरवेल राजा ने, ठीक है। ये नाम है खरवेल राजा, ठीक है। किस वंश का था? चेदी वंश का, ठीक है। चेदी वंश के खरवेल राजा ने बनवाया था हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि महापद्म नंद ने कलिंग में नहरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। अच्छा, जो महापद्म नंद था, ठीक है, इसके थे 8 बेटे। इसका 8वां बेटा था धनानंद, ठीक है। जो इसका सबसे छोटा बेटा था 8वां धनानंद। ये नंद वंश का सबसे प्रमुख या सबसे महान शासक रहा है, ठीक है, धनानंद, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? ऑप्शन है ईरान, मतलब ईरानी शासक ने, या यूनानियों ने, या फिर पारसियों ने, या फिर मुगलों ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बोल लीजिए या ऑप्शन सी, दोनों एक ही हैं, ठीक है। पुराना नाम पारसी है, पारस है, और नया नाम ईरान है, ठीक है। तो जो ईरान या पारस का पारस में एक हक्कामनी वंश होता है, ठीक है, हक्कामनी वंश, ठीक है। इसका शासक होता है साइरस, ठीक है। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप पर, ध्यान रखिएगा, उपमहाद्वीप बोला, भारत नहीं बोला है, ठीक है। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उस पर पहला आक्रमण किया था साइरस ने, ठीक है, जो कि ईरान या पारस से संबंधित था, ठीक है। अच्छा, अगर भारत पे पूछा जाए कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था, तो जो साइरस होता है इसका बेटा था डेरियस, डेरियस प्रथम, ठीक है। तो इसने आक्रमण किया था भारत पर, ठीक है। इसको डेरियस प्रथम या फिर दारा प्रथम भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो पारसी लोग थे, ठीक है, इन्होंने भारत में सबसे पहले भारत में रजत के जो सिक्के थे या चांदी के सिक्के, ठीक है, वो किसने चलाए थे? तो वो पारसियों ने चलाए थे। अच्छा, जो रजत के सिक्के थे, ठीक है, इनको क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था सोगदोई, ठीक है, सोगदोई सिक्के, ठीक है। और जो स्वर्ण सिक्के चलाए थे उन्होंने, ठीक है, जो स्वर्ण के सिक्के थे उनको बोला जाता था डेरिक, ठीक है। नाम इम्पॉर्टेंट है, इनको 2-3 बार रिवाइज करिएगा, ये याद रह जाएंगे, ठीक है। जो रजत के सिक्के हैं, ठीक है, उनको बोला जाता था सोगदेई सिक्के, ठीक है। और जो स्वर्ण के थे वो डेरिक ने। भारत में सबसे पहले रजत के सिक्के किसने शुरू किए? तो वो पारसी लोगों ने शुरू किए थे, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है जूनागढ़, बोगजकोई, एरन या रुमनदेई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोगजकोई, ठीक है। जो बोगजकोई अभिलेख है ये मिला था पारस में, ठीक है, और ये विश्व का सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है, ठीक है। इसकी टाइमिंग मानी जाती है 1400 BC, ठीक है। और इसकी अगर लैंग्वेज पूछी जाए तो ये खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, खरोष्ठी लिपि, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितस्ता का युद्ध किसके मध्य हुआ? ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। युद्ध उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर युद्ध किसके बीच में लड़ा गया ये इम्पोर्टेंट है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं।
जो वितस्ता का युद्ध है वो किसके मध्य लड़ा गया? तो ऑप्शन है सिकंदर और पोरस, सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त और धनानंद, या फिर अशोक और समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर और पोरस के बीच में। अच्छा, जो पोरस होता है ये एकमात्र राजा था, ठीक है, जिसने मतलब सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था, ठीक है। इसने युद्ध किया था, वितस्ता का युद्ध हुआ था दोनों के बीच में, ठीक है। और ठीक है, और जो सिकंदर होता है इसने 2 शहर बसाए थे इंडिया में, ठीक है। कौन कौन से? तो एक था विजयनगर, ठीक है, और दूसरा था बुकफेला, ठीक है। जो बुकफेला नाम रखा था तो ये सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पे रखा था, ठीक है। अच्छा, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो इसकी मृत्यु होती है 323 BC में, ठीक है। कहाँ पे होती है? बेबीलोन में, ठीक है, क्योंकि ये भारत से वापस चला जाता है और बेबीलोन में 323 BC में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और सिकंदर का गुरु कौन था? तो सिकंदर का गुरु था अरस्तू, ठीक है। अच्छा, और सिकंदर आया कहाँ से था? तो ये आया था मैकेडोनिया से, ठीक है, मैकेडोनिया से आया था, ठीक है। और सबसे पहले इसने आक्रमण किया था तो ये सबसे पहले ये आया था तक्षशिला में, ठीक है। और तक्षशिला का जो शासक होता है उस टाइम पे आम्भी, कौन होता है? आम्भी, ठीक है। और ये आत्मसमर्पण कर देता है और वादा करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा आगे, ठीक है। तो इसके बाद जो पोरस होता है वो विरोध करता है, वो आत्मसमर्पण नहीं करता, और सिकंदर और पोरस के बीच में होता है फिर वितस्ता का युद्ध, ठीक है। सिकंदर जीत जाता है बट पोरस हार जाता है बट मरता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? ठीक है, ऑप्शन है पतंजलि, पाणिनि, या फिर भद्रबाहु, या फिर सोमदेव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भद्रबाहु। तो कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने, ठीक है। अच्छा, तो पतंजलि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? महाभाष्य। अच्छा, पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी, ठीक है। अच्छा, सोमदेव ने कौन सी लिखी थी? तो सोमदेव ने लिखी थी कथा सरित सागर, सरित सागर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़े थे? ठीक है, ऑप्शन है डायमेकस, ऑप्शन बी है डायोनिसस, ऑप्शन सी है जेम्स प्रिंसिप, या फिर जस्टिन। तो इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसिप, ठीक है। जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में पहली बार अशोक का अभिलेख पढ़ा था, ठीक है। और अशोक के अभिलेख जो हैं वो इंडिया में सबसे ओल्ड माने जाते हैं, ठीक है, ओल्डेस्ट माने जाते हैं इंडिया में, ठीक है, अशोक के अभिलेख, ठीक है। अच्छा, अशोक के अभिलेखों की लैंग्वेज क्या थी? ठीक है, मतलब लिपि बोल सकते हैं, खरोष्ठी में थे, ठीक है, ब्राह्मी में थे, और कौन सी लैंग्वेज थी? यूनानी में थे, ठीक है। एक और थी आरमेथिक, ठीक है, आरमेथिक। तो खरोष्टी, ब्राह्मी, यूनानी और आरमेथिक लैंग्वेज में थे अशोक के अभिलेख, ठीक है। इंडिया में सबसे पुराने थे और सबसे पहले पढ़े थे जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है जो कि आज के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? ठीक है, ऑप्शन है पारसी लेखकों ने, या फिर यूनानी लेखकों ने, या फिर चीनी लेखकों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनानी लेखकों ने, ठीक है। तो यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने लेखों में, ठीक है, जो भी उनकी मतलब वो लिखते थे, ठीक है, जो उनके लेख थे उनमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस बोला है, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक लेखक रहता था, ठीक है, उसका नाम था प्लूटार्क। ठीक है। इसने अपने लेखों में या अपनी पुस्तक में लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो 6,40,000 सैनिकों का सेनापति था। ठीक है, देख लीजिए कितनी बड़ी सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य की, 6,40,000 सैनिकों का सेनापति था। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट था। ठीक है, और इसने धनानंद को मारा था। ठीक है, और खुद मगध का राजा बना था। ठीक है, धनानंद को मार के। ठीक है, और उस टाइम इसकी आयु थी 25 ईयर्स। ठीक है, और इसने धनानंद को मार के मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतनी वीडियो रहेगी। सिर्फ हमने आज 10 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी कल से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करें जैसे हम डेली कर रहे थे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।